हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? आज का जो वीडियो है ये बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि आज जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो एमसीक्यू को तो हैं, लेकिन इनके अंदर जो आंसर है वो मोर देन वन करेक्ट है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर, मोर देन वन करेक्ट टाइप के क्वेश्चन जेई के अंदर तो पूछे जाते हैं, लेकिन नीट एग्जामिनेशन में तो ऐसे नहीं पूछे जाते। तो हमने क्या किया कि जो एग्जाम्पलर के क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चंस के लिए कुछ एडिशनल ऑप्शंस बना दिए। ओके, और उन ऑप्शन में अल्टीमेटली हम जो आंसर टिक करेंगे ना वो हो जाएगा सिंगल करेक्ट। तो ये एक ऐसा पैटर्न रहेगा जो आपके नीट एग्जामिनेशन में डेफिनेटली पूछा जा सकता है। हमेशा की ही तरह जैसा मैंने आपको बोला है कि एनसीईआरटी बुक आपके पास है, आंसर की आपके पास है, लेकिन बुक के अंदर एक्सप्लेनेशन तो नहीं है। तो इन वीडियो के अंदर जो खास होने वाला है वो क्या होने वाला है कि जो क्वेश्चंस है उनका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको दिया जाएगा, और वो एक्सप्लेनेशन इस प्रकार का होगा जो आपके कंसेप्ट को स्ट्रॉन्गर बनाएगा। तो चलिए आज का जो वीडियो है, आज की जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है उसको स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोकार्बन एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर नंबर 13 है। तो आइए जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने लाए जाए। इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी मैंने आपको बताया, एक बार आप पढ़ लीजिएगा। दीज आर टाइप सेकंड क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। साफ साफ लिखा हुआ है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू और मोर ऑप्शंस में बी करेक्ट। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो भी क्वेश्चन है उसमें सबसे पहले जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनका इंडिविजुअली असेसमेंट करेंगे, डिसाइड करेंगे कि इन 4 में से कौन सा वाला करेक्ट है और कौन सा वाला इनकरेक्ट है। और फाइनली नीट एग्जामिनेशन को दिमाग में रखते हुए ये जो ऑप्शन है बच्चों, ये मैंने बना दिए हैं, है ना, क्योंकि नीट के अंदर जो ओएमआर दिया जाता है उसके अंदर एक ही आपको सर्कल डार्क करना होता है, यानी एक ही आंसर टिक करना होता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये ऑप्शन मैंने यहां पर बना दिए हैं। सभी क्वेश्चन में इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आइए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। सम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ मीथेन आर गिवन, विच ऑफ देम इज आर कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। मीथेन के ऑक्सीडेशन की यहां पर बात की जा रही है। अब बच्चों ध्यान से समझिएगा, मीथेन एक प्रकार का सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, यानी एल्केन है। अब इसके अंदर दो तरह की लैंग्वेजेस होती हैं, दो तरह की टर्म होती हैं। एक होता है कंबशन और एक होता है ऑक्सीडेशन। कंबशन का क्वेश्चन टाइप 1 के अंदर आया था, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर अपन कंबशन की बात करते हैं तो सबसे पहले कार्बन ब्लैक बनता है, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, और फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। लेकिन अगर मैं ऑक्सीडेशन की बात करूं इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑक्सीडेशन की, तो ऑक्सीडेशन की बच्चों जो सीक्वेंस है इसको एक बार आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा। तो किसी भी एल्केन का अगर आप ऑक्सीडेशन कराते हैं तो जो प्रोडक्ट नंबर 1 होता है ये होता है एल्कोहल। सबसे पहले जो प्रोडक्ट बनता है ये बनता है एल्कोहल। एल्कोहल बनने के बाद अगर वापस से ऑक्सीडेशन होगा तो यहां पर जो आंसर बनते हैं ये बनते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स। इंडिविजुअली अगर मैं बोलूं तो मैं इसको बोलूंगा एल्डिहाइड या फिर कीटोन। ओके, और अगर मान लीजिए रिएजेंट या कैटलिस्ट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है तो ये वापस से ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। और एल्डिहाइड और कीटोन का अगर वापस से ऑक्सीडेशन होगा तो जो फाइनल आंसर माना जाता है, जो एंड प्रोडक्ट माना जाता है, ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है ना। तो ये ऑक्सीडेशन की एक प्रॉपर सीक्वेंस होती है। यहां पर आपसे कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन के बारे में बोला हुआ है, यानी एल्केन और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में जो प्रोडक्ट बन सकता है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो आइए ऑप्शन को असेसमेंट कर लेते हैं। पहले वाले ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये तो कंबशन हो गया, तो ये यहां पर इनकरेक्ट माना जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड में ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन ब्लैक बना रखा है, ये भी कंबशन हो गया, इसको भी इनकम्प्लीट नहीं माना जाएगा, या यूं कह सकता हूं गलत माना जाएगा। इस वाले ऑप्शन में आपको एक एल्डिहाइड बना करके दिया हुआ है जो कि सीक्वेंस के हिसाब से परफेक्ट है, और इस वाले ऑप्शन में आपको मिथेनॉल बना करके दिया हुआ है जो कि इस वाले सीक्वेंस के हिसाब से सही है। तो इसके अंदर दो ऑप्शन परफेक्ट है, ऑप्शन नंबर 3 एंड 4। अब जो ऑप्शन फाइनली आपके सामने है सिंगल करेक्ट के हिसाब से, तो उसमें आप देख लीजिए 3 और 4 किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में। तो इस क्वेश्चन में फाइनली हमारा जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी ऑप्शन नंबर 3rd और 4th दोनों यहां पर करेक्ट है।
आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये एक अलग तरह के ऑक्सीडेशन प्रोसेस की बात कर रहा है जिसको ओजोलाइसिस बोला जाता है ना। ध्यान से पढ़िएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन ऑन ओजोलाइसिस गिव्स अ मिक्सचर ऑफ कीटोन्स ओनली। कुछ ऐसी बातें बच्चों जो आपके कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करती हैं, क्योंकि केवल आंसर निकालना हमारा मकसद नहीं है, आंसर के साथ साथ जो एक ब्रीफ आइडिया होता है उस कॉन्सेप्ट का वो भी आपको मैं देना चाहूंगा। तो कभी भी अगर ओजोलाइसिस की बात करते हैं तो इसके अंदर पहले मिलाया जाता है ओजोन, फिर मिलाया जाता है H2O इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक। बाय डिफॉल्ट किसी भी एल्कीन या फिर एल्काइन का ओजोलाइसिस अगर आप करते हैं तो जो रिएजेंट होता है वो होता है ये। यहां पर आपको एल्कीन के जो प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर आपको देखना है कि केवल और केवल कीटोन बनना चाहिए, क्योंकि आप समझते हैं कि किसी भी एल्कीन का जब ओजोलाइसिस कराया जाता है तो कार्बोनिल कंपाउंड बनता है जो एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। ठीक है ना। अब यहां पर सॉल्व करने का तरीका क्या है बच्चों, इसके अंदर एक बहुत परफेक्ट ट्रिक काम आती है। क्या कि किसी भी एल्कीन का ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट, ओजोलाइसिस प्रोडक्ट अगर आपको बनाना है तो इसके अंदर ट्रिक क्या है कि जो डबल बॉन्ड होता है उस डबल बॉन्ड को आप कट कर दीजिए। ओके, और उस कट के बदले, उस क्लीवेज के बदले एक एक ऑक्सीजन दोनों sp2 कार्बन पर अटैच कर दीजिए। ये एक डायरेक्ट मेथड होता है जो आपको आंसर की तरफ ले जाएगा। तो आइए इसी मेथड के हिसाब से हम यहां पर आंसर बना करके देखते हैं। जो ऑप्शन नंबर 1 है इसके अंदर मैंने डबल बॉन्ड को कट किया और एक एक ऑक्सीजन दोनों sp2 कार्बन पर अटैच कर दिया। ध्यान से देखिए, यहां से बना एसिटाल्डिहाइड, यहां से बना एसिटाल्डिहाइड, जबकि क्वेश्चन के अंदर तो कीटोन ओनली की डिमांड है, तो ये वाला ऑप्शन इररिलेवेंट हो गया। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट की अगर बात कर लें तो आपने डबल बॉन्ड को स्प्लिट करके दोनों साइड ऑक्सीजन जोड़े। तो ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड पे भी एल्डिहाइड बना है, राइट हैंड साइड पे भी एल्डिहाइड बना है, तो ये वाला ऑप्शन भी इररिलेवेंट हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 में आपने सेम प्रोसीजर फॉलो किया और ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहां पर तो बन जाएगा साइक्लोपेंटेनॉन और यहां पर बन जाएगा एसीटोन, यानी दोनों ही साइड से किसी न किसी प्रकार का कीटोन बन रहा है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। और ऐसे अगर मैं लास्ट वाले ऑप्शन की बात कर रहा हूं तो मैंने वही मेथड यहां पर फॉलो कर लिया। ठीक है ना, डबल बॉन्ड को कट करके एक एक ऑक्सीजन आपको वहां पर अटैच करनी होती है एज अ की कॉन्सेप्ट ऑफ द ओजोलाइसिस प्रोसेस। यहां पर भी आप देखें, है ना, दोनों तरफ एसीटोन बनता हुआ, डाइमिथाइल कीटोन बनता हुआ नजर आ रहा है। ये केवल कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दिया हुआ है, लेकिन जो लेफ्ट वाली यूनिट है वही राइट पर है, तो ये वाला ऑप्शन भी दोनों साइड से कीटोन बना रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा 3 और 4। देखिए कौन से ऑप्शन में 3 और 4 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है बच्चों ऑप्शन नंबर बी में। तो इस क्वेश्चन के अंदर फाइनली हमारा जो आंसर जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये है बच्चों IUPAC का क्वेश्चन, और बड़ा सरप्राइज है कि जो टाइप 1 था वहां पर भी एल्कीन का क्वेश्चन था, और जो टाइप नंबर 2 है इसमें भी 2 क्वेश्चन IUPAC के हैं, लेकिन दोनों एल्कीन्स को टारगेट करते हुए दिए हुए हैं। और सही भी है, क्योंकि एल्कीन या फिर एल्काइंस के IUPAC काफी आसान हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है जो प्रिंसिपल कार्बन चेन में और नंबरिंग में अपने आप को इंक्लूड करके क्वेश्चन को काफी ज्यादा सिंपल और आसान बना देता है। खैर, अभी जो क्वेश्चन है इसकी बात करेंगे। ध्यान से स्ट्रक्चर को देखिएगा। ओके, हाइड्रोकार्बन के अंदर बच्चों जो रूल है वो क्या है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विच हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। यानी कि किसी भी एल्केन का अगर आपको IUPAC नाम लिखना है तो आपका जो फर्स्ट प्रायोरिटी टारगेट होता है वो होता है कि चेन शुड बी लॉन्गेस्ट, लंबी से लंबी कार्बन चेन होनी चाहिए। और यहां पर अगर आप समझ गए हैं तो मेरे ख्याल से जो स्ट्रेट चेन है उससे लंबी चेन आपको नहीं मिलेगी। एम आई राइट? जो स्ट्रेट चेन है उससे लंबी चेन आपको यहां पर नहीं मिलेगी, तो डेफिनेटली बच्चों इसको माना जाएगा प्रिंसिपल कार्बन चेन। अब ये जो प्रिंसिपल कार्बन चेन है इसमें आपको नंबरिंग करना है, और नंबरिंग का रूल क्या होता है, सेलेक्टेड कार्बन चेन इज नंबर्ड फ्रॉम द एंड वेयर सब्स्टिट्यूएंट्स मस्ट बी नियरर। यानी साइड चेन्स को, प्रतिस्थापियों को, सब्स्टिट्यूएंट्स को आपको नजदीक रखना होता है, नियर रखना होता है, और एक को नहीं,
सभी को, जिसको लोएस्ट सेट ऑफ लॉक एंड रूल भी कई बार हम लोग बोल देते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, अगर अपन लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग कर लें तो ये जो भी है ये नंबर 4 पे आएगा, यानी सबसे छोटा नंबर 4 हो गया। और अगर अपन राइट से चले तो फिर 1 2 3 4 5 6, ये जो भी है ये नंबर 6 पे आएगा। ना ना सॉरी, 1 2 3 4 5 6, या 6 पे आएगा। तो 4 और 6 में से लोएस्ट कौन सा हुआ? 4। तो ऑब्वियसली बात है बच्चों, अपन लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग यहां पर स्टार्ट कर देंगे। अब देखिए बच्चों, यहां पर एक छोटा सा जो रूल है आईयूपीएसी का, वो आपके दिमाग में क्लियर रखिएगा, तभी जाकर के आप मोर देन वन करेक्ट वाली बात को समझ पाएंगे। यहां पर जो सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़े हुए हैं वो ऐसे हैं जिनका आईयूपीएसी नाम तो ऑब्वियसली हम बना ही लेंगे, लेकिन बच्चों आईयूपीएसी के अंदर जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो साइड चेन होते हैं, जो ब्रांचेस होते हैं, अगर उनके स्टैंडर्ड कॉमन नेम अवेलेबल हैं तो ये कॉमन नेम भी आईयूपीएसी में लिखना एक्सेप्टेबल माना गया है। तो यहां पर जो आंसर, जो ऑप्शंस आपके सामने हैं, उसके अंदर कर क्या रखा है? एट अ टाइम जो सब्स्टिट्यूएंट्स है उसका अपन कॉमन नेम यूज कर लेंगे। ध्यान से सुनिएगा, सब्स्टिट्यूएंट्स का, पीसी चेन का नहीं। और एट अनदर टाइम अपन सब्स्टिट्यूएंट का भी आईयूपीएसी नाम बना लेंगे तो वो हो जाएगा प्योरली आईयूपीएसी नेम। ठीक है, तो इस इंटेंशन से ऑप्शन पढ़ना अपन चालू करते हैं। पहले वाले ऑप्शन में ये बोल रहे हैं 5 ब्यूटाइल, 5 ब्यूटाइल, न तो ये आईयूपीएसी के हिसाब से ब्यूटाइल है और न ही कॉमन नेम के हिसाब से, क्योंकि कॉमन नेम में तो आपको बताना पड़ेगा भैया कौन सा वाला ब्यूटाइल। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सेकंड में बोला जा रहा है 5 इथाइल, भैया 5 पे तो इथाइल नहीं है, ये तो कुछ अलग ही है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। अगले ऑप्शन में बोला हुआ है 5 सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है ब्यूटाइल है, यस, लेकिन इसको अपन सेकेंडरी ब्यूटाइल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि फ्री वैलेंसी वाला जो कार्बन है वो सेकेंडरी कार्बन है। रेडिकल्स के अंदर यही तो रूल होता है कि जिस कार्बन पर फ्री वैलेंसी होती है उसके हिसाब से उसको सेकेंडरी या फिर टर्शियरी बोला जाता है। तो इन्होंने बोला हुआ है 5 सेकेंडरी ब्यूटाइल एक्सेप्टेबल है। आगे इन्होंने बोला हुआ है 4 आइसोप्रोपाइल, इसको भी चेक करो, क्या ये आइसोप्रोपाइल है? यस, 3 कार्बन की वजह से प्रोपाइल, लेकिन अगर वो एंड से जुड़ा हुआ होता है तब तो एन प्रोपाइल, लेकिन ये बीच में जुड़ा हुआ है। ध्यान से देखिए, इस वाले कार्बन के लेफ्ट और राइट पे मिथाइल है तो ये आइसोप्रोपाइल हो गया, क्योंकि ये ब्रांच वाला प्रोपाइल है। ठीक है ना, तो इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल, नंबर 4 पे सही है। और 10 कार्बन के हिसाब से डिक और सैचुरेटेड तो एन, तो ये वाला आंसर परफेक्टली एक्सेप्टेबल लग रहा है, तो ये वाला आंसर सही है। अब अगर अपन इन रेडिकल्स का आईयूपीएसी नाम लिखें तो रेडिकल्स का आईयूपीएसी नाम 1 बाय 1 बना लेते हैं। बच्चों अगर आप आइसोप्रोपाइल का आईयूपीएसी नाम लिखोगे ना तो इसके अंदर ये हो जाएगा 1 डैश या 1 बोल लो, एक ही बात है। और इन दोनों में से किसी एक मिथाइल को ले लीजिए तो ये हो जाएगा 2, और एक जो मिथाइल है वो क्या हो जाएगा? ब्रांच। तो इसका नाम क्या बनेगा? 1 मिथाइल इथाइल। देखिए आराम से, 1 मिथाइल इथाइल दिया हुआ है, यस। इसी प्रकार से जब आप इस सेकेंडरी ब्यूटाइल का आईयूपीएसी नाम बनाओगे तो हमेशा रेडिकल का आईयूपीएसी नाम लिखते समय फ्री वैलेंसी वाले कार्बन को नंबर 1 दिया जाता है एज आईयूपीएसी रूल, इसको हमेशा ध्यान रखिए। ठीक है ना, तो इसको मैं बोल देता हूं 1 या फिर 1 डैश, ये हो जाएगा 2 या फिर 2 डैश, और ये हो जाएगा 3 या फिर 3 डैश। ठीक है ना, तो क्या नाम बनेगा? 1 मिथाइल प्रोपाइल। क्या यहां पर 1 मिथाइल प्रोपाइल दिया हुआ है? यस। तो आपका अल्टीमेटली जो आंसर बना वो यही बना। लेकिन अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये पहले 1 मिथाइल इथाइल क्यों लिखा हुआ है, ये सेकंड वाला क्यों नहीं लिखा हुआ है? तो देखिए बच्चों, यहां पर मिथाइल वर्ड तो सेम हो गया, तो मिथाइल से तो आप अरेंजमेंट कर नहीं पाओगे। अरेंजमेंट हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर से किया जाता है। तो इन दोनों सब्स्टिट्यूएंट में डिफरेंस किसका आ रहा है? इथाइल और प्रोपाइल का। और आप जानते हैं अल्फाबेट्स के हिसाब से ई पहले आएगा एज कंपेयर टू पी, तो इसलिए बच्चों 1 मिथाइल इथाइल को पहले बोला हुआ है एज कंपेयर टू 1 मिथाइल प्रोपाइल, और लोकेशन तो जो है उसको एज इट इज बताना ही पड़ेगा। तो कुल मिला के वाला नाम भी परफेक्टली सही है, तो इसको भी अपन एक्सेप्ट कर लेंगे। अब ऑप्शन नंबर 3 और 4 कहां दिया हुआ है? डी में दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी हो जाएगा। अब एक सवाल आपके मन में आया होगा कि सर ये डैश कब यूज करना है और विदाउट डैश कब यूज करना है? तो बच्चों देखिए, यहां पर ब्रैकेट यूज कर लिया,
तो अगर आप ब्रैकेट यूज कर लेते हैं तो मेन नंबर और सब्स्टिट्यूएंट वाले नंबर अपने आप डिफरेंशिएट हो गए, तो वहां पर डैश यूज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं ब्रैकेट हटा दूं तो सब्स्टिट्यूएंट के अंदर डैश यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, विच आर द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। और जैसा मैंने बोला था, स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखिएगा, यहां पर भी आपके सामने एक बड़ा सा एल्केन यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है। तो आई थिंक सेम मेथडोलॉजी है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको चूज करना पड़ेगा। और जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है वो साफ साफ नजर आ रही है कि जो स्ट्रेट चेन है उससे लंबी चेन यहां पर फिजिबल नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट कर लिया जाए और उसको एक बॉक्स में क्लोज कर दिया जाए। अब नंबरिंग करते समय बच्चों सब्स्टिट्यूएंट की लोकेशन से हमें मतलब होता है, तो आराम से देखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड से अगर चलें तो 1 2 3 4 5, और राइट हैंड साइड से चलें तो 1 2 3 4 5 6। तो सब्स्टिट्यूएंट का लोएस्ट पॉसिबल नंबर लेफ्ट से आ रहा है, तो अपन नंबरिंग लेफ्ट साइड से करेक्ट मानेंगे। वाओ, इसमें भी 10 कार्बन की चेन है, यानी डिकेन वर्ड यहां पर भी काम आ जाएगा। बट ठीक है, जो भी है अपन क्वेश्चन के हिसाब से चलने वाले हैं। अब ये जो सब्स्टिट्यूएंट आपके सामने है, इसको अगर कॉमन नेम के हिसाब से आप बोलोगे तो ये क्या है बच्चों? 5 कार्बन वाला रेडिकल है, ठीक है ना। और 5 कार्बन वाला रेडिकल है तो अपन इसको क्या बोलेंगे? पेंटाइल। लेकिन ध्यान से देखिए, इसमें टर्मिनल कार्बन से सेकेंड कार्बन पर 2 मिथाइल जुड़े हुए हैं। ये मिथाइल है बच्चों, है ना, CH3 से कंफ्यूज मत हो जाना, कभी कभार प्रिंटिंग मिस्टेक है जो कभी भी कहीं भी किसी भी मटेरियल में आ सकती है। एनसीईआरटी है इसलिए मैं इसमें चेंज नहीं करना चाह रहा, बट इसको सही से पढ़िएगा, इट शुड बी CH3। तो मैंने बताया कि टर्मिनल कार्बन से सेकेंड कार्बन पर 2 मिथाइल है, तो एज ए रूल इसको क्या बोलते हैं? नियोपेंटाइल, ठीक है ना। कहां पे जुड़ा हुआ है? 5 पे। तो एक ऑप्शन तो ये नजर आ गया, 5 नियोपेंटाइल डिकेन, परफेक्ट है। इसके अलावा ये जो नियोपेंटाइल है, इसका आईयूपीएसी नाम अगर आप लिखोगे तो फ्री वैलेंसी वाले कार्बन को नंबर 1 देते हुए आपको नंबरिंग करना होता है। तो ये हो जाएगा 1 या फिर 1 डैश, ये हो जाएगा 2 या फिर 2 डैश, और ये हो जाएगा 3 या फिर 3 डैश, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। अब आराम से देखिए, 5 2 डैश 2 डैश डाई मिथाइल प्रोपाइल, ठीक है ना। इस सब्स्टिट्यूएंट का लिखा हुआ है। अब यहां पर वैसे मेरे हिसाब से ब्रैकेट की आवश्यकता नहीं है क्योंकि डैश लिखा हुआ है, बट ठीक है, इट्स ओके, जैसा ऑप्शन है उसके हिसाब से अपन उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, परफेक्ट है। 5 पे जुड़ा हुआ है, परफेक्ट है। और डिकेन, ये भी परफेक्ट है, तो ये वाला आंसर भी एक्सेप्टेबल है। इसके अलावा यहां पर बोला हुआ है नोनेन, तो ये गलत हो जाएगा, और यहां पर बोला हुआ है ऑक्टेन, तो ये अल्टीमेटली गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर आया 1 एंड 4, और 1 एंड 4 आपके सामने है ऑप्शन नंबर डी में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है बच्चों, वो ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान से पढ़िए बच्चों, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को करते हुए बना हुआ क्वेश्चन है। फॉर एन इलेक्ट्रोमिलिक for an electrophilic substitution reaction, the presence of a halogen atom in the benzene ring। क्वेश्चन क्या है कि बेंजीन रिंग पर हेलोजन जोड़ने की बात की जा रही है। हेलोजन मेंशन नहीं किया हुआ है, तो मैं भी उसको एक्स लिख देता हूं। कोई सा भी हेलोजन आप यहां पर ले सकते हैं। इट में बी फ्लोरो, इट में बी क्लोरो, इट में बी ब्रोमो, इट में बी आयोडो, ठीक है ना। और इसके अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करनी है, यानी कि ESR करने की बात की जा रही है, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, कंसेप्ट क्या है, ध्यान से समझिएगा। जब आप रिएक्टिविटी की बात करते हैं, मैं लिख भी देता हूं आपके लिए यहां पर, जब आप रिएक्टिविटी की बात करते हैं ESR में, तो जो हेलोजन होते हैं इसके अंदर बोला जाता है कि -I इज डोमिनेटिंग ओवर इट्स +M, और इसलिए जितने भी हेलोजन्स होते हैं उनको हमेशा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप माना जाएगा, ठीक है। तो यहां पर बोला हुआ है डीएक्टिवेट द रिंग बाय इट्स इंडक्टिव इफेक्ट, परफेक्ट है। डीएक्टिवेट द रिंग बाय रेजोनेंस, गलत है। और प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं तो बच्चों, प्रोडक्ट बनाते समय जो गवर्निंग फैक्टर होता है ये होता है बच्चों +M, ठीक है ना। प्रोडक्ट बनाते समय हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की ऑब्वियसली बात करेंगे। तो ये जो हेलोजन होता है इसका +M लेकर के आप चलोगे, तो जब आप इसका +M लेकर के चलोगे तो ये +M इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा ऑर्थो पर और पैरा पर, और इसी वजह से
जितने भी हेलो बेंजीन होते हैं इन सभी के अंदर ऑर्थो प्लस पैरा का प्रोडक्ट माना जाता है। तो यहां पर जो गवर्निंग फैक्टर है वो क्या होता है, प्लस एम या प्लस आर, और ये कहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, अपने रेजोनेंस के बिहा पर, ऑर्थो और पैरा पर। तो आइए ऑप्शन पढ़ते हैं। इंक्रीज द चार्ज डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन रिलेटिव टू मेटा पोजिशन बाय रेजोनेंस, सही है। डायरेक्ट द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल टू मेटा पोजिशन, ना बाबा ना, मेटा पे नहीं डायरेक्ट करेगा, डायरेक्शन देता है ऑर्थो एज वेल एज पैरा की। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। तो फाइनली हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा फर्स्ट एज वेल एज थर्ड, और फर्स्ट एज वेल एज थर्ड आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर बी के अंदर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं उसमें क्या है। बच्चों अगला क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 15 के सिमिलर ही है, बस यहां पर जो कंपोनेंट है वो बदल दिया और यहां पर आपको दिया हुआ है नाइट्रोबेंजीन। तो अगेन एक बार नाइट्रोबेंजीन को असेस कर लेते हैं हम लोग आराम से। ऑप्शन कौन सा सही है कौन सा गलत वो पकड़ में आ जाएगा। तो अगर आपको दिया जाता है नाइट्रोबेंजीन, ध्यान से समझिएगा, अगर आपको दिया जाता है नाइट्रोबेंजीन और हम कर रहे हैं इसके अंदर ईएसआर, ठीक है ना। तो बच्चों जो नाइट्रोबेंजीन होता है, इस नाइट्रोबेंजीन के अंदर नाइट्रो ग्रुप का माइनस एम इफेक्ट काम करेगा, और ये माइनस एम इफेक्ट क्या करेगा, इस तरह से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। तो यहां पर तो प्लस डेल्टा आएगा, यहां पर प्लस डेल्टा आ जाएगा रेजोनेंस के बिहाफ पर, यहां प्लस डेल्टा आ जाएगा। तो अगर आप प्रोडक्ट बनाने की बात करते हैं तो जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो कहां जाता है, मेटा पर, ठीक है ना। और अगर अपन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात कर लें तो माइनस एम भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया और माइनस आई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया, यानी ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर कम होती हुई नजर आ रही। मैं हमेशा इसको बच्चों को ऐसे बताता हूं कि नाइट्रो ग्रुप का माइनस आई भी लग रहा है और माइनस एम भी लग रहा है, दोनों एक दूसरे को फेवर कर रहे हैं। कई बार मैं इसको बोलता हूं जोर लगा के हैया, तुम भी इलेक्ट्रॉन खींचो हम भी इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, मजा आ रहा है। तो नाइट्रो ग्रुप की हालत ऐसी है कि माइनस आई और माइनस एम दोनों मिलकर के इलेक्ट्रॉन्स को काफी ज्यादा विड्रॉ कर देंगे, रिंग के ऊपर काफी मिनिमाइज कर देंगे। तो आइए ऑप्शन पढ़ते हैं। डीएक्टिवेट द रिंग बाय इंडक्टिव इफेक्ट, डीएक्टिवेट द रिंग बाय इंडक्टिव इफेक्ट सही है, हाँ बाबा माइनस आई भी तो लगेगा, सही है। एक्टिवेट द रिंग बाय इंडक्टिव इफेक्ट ना, ये तो प्लस आई की बात हो गया, तो ये गलत है। डिक्रीज द चार्ज डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन ऑफ द रिंग रिलेटिव टू मेटा पोजिशन बाय रेजोनेंस, ये बोल रहा है ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेगा। आई थिंक सही है, क्योंकि अगर ऑर्थो और पैरा पर पॉजिटिव चार्ज आया तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो कम हुआ है ना, और मेटा पे तो कोई चेंज नहीं आया, तो ये एक्सेप्टेबल है। आगे बोल रहा है इंक्रीज द चार्ज डेंसिटी एट मेटा पोजिशन रिलेटिव टू द ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन ऑफ द रिंग बाय रेजोनेंस। भैया मेटा पर तो कोई इफेक्ट आया ही नहीं, तो चार्ज डेंसिटी को इंक्रीज करना मेरे ख्याल से बोलना एक्सेप्टेबल नहीं है, तो उसको भी आप गलत मान के चलिए। तो फाइनली ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 यहां पर करेक्ट है, और ये आपको नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए के अंदर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे फेमस रिएक्शन इंटरमीडिएट यहां पर आपको दे रखे हैं और उनकी स्टेबिलिटी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। अगेन बच्चों वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन जो जीओसी के अंदर भी आते हैं, और किसी भी चैप्टर की मैकेनिज्म जब एग्जामिनर पूछना चाहते हैं तो डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन भी दिए जा सकते हैं। तो आइए ऑप्शन को असेस करें। ऑप्शन नंबर 1 में ध्यान से देखिए बच्चों, एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन यानी कि ईथर, जो कि कार्बोकेटाइन का पड़ोसी है। कार्बोकेटाइन के पास वेकेंट पी ऑर्बिटल है यानी इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। तो जब भी ये दोनों पड़ोसी होते हैं, एडजेसेंट होते हैं, पास पास होते हैं, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की हेल्प कर सकते हैं और इसको रेजोनेंस नाम दिया जा सकता है। तो पहले वाले में रेजोनेंस पॉसिबल है जबकि इसमें रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों रेजोनेंस की वजह से फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सेकंड में बच्चों ये तो हो गया आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन, जिसके अंदर जो कार्बोकेटाइन है उस पर दो दो मिथाइल का प्लस आई लग रहा है डायरेक्टली, जबकि यहां पर आपके सामने एन प्रोपाइल कार्बोकेटाइन है जिससे एक CH2 तो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है लेकिन एक मिथाइल डिस्टेंस पे हो जाएगा, ठीक है ना। तो आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन शुड बी मोर स्टेबल क्योंकि इसमें प्लस आई ज्यादा है।
हाइपर करने वाले अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है एज कंपेयर टू एन प्रोपाइल, तो इट शुड बी मोर स्टेबल, बट इन्होंने आइसोप्रोपाइल को लेस स्टेबल बोला हुआ है, तो बच्चों वाला ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर थर्ड में एक तो हो गया एलाइलिक कार्बोकेटाइन, ये हो गया एन प्रोपाइल कार्बोकेटाइन। तो अगेन बच्चों एलाइलिक कार्बोकेटाइन में कॉन्जुगेशन है पाई बॉन्ड का पॉजिटिव चार्ज के साथ, तो ये रेजोनेंस कर लेगा, और रेजोनेंस की वजह से अगेन इसकी स्टेबिलिटी भी एन प्रोपाइल कार्बोकेटाइन से ज्यादा है, तो ये भी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 4 को देखिए, कोई रेजोनेंस दोनों में नहीं है, लेकिन जिस कार्बन पर पॉजिटिव है उसका हाइब्रिडाइजेशन चेंज किया हुआ है, उसको सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड बना रखा है, ठीक है ना। इसको देखिएगा, इस पे 2 सिग्मा है, तो इसको मैं मान के चलूंगा sp हाइब्रिडाइज कार्बन, और इस पर 3 सिग्मा है, तो इसको मैं मान करके चलूंगा sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। आप जानते हैं इसके अंदर s कैरेक्टर ज्यादा है, तो इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो काफी ज्यादा होगी, ठीक है ना। और पॉजिटिव चार्ज के रेस्पेक्ट में रूल क्या होता है, पॉजिटिव ऑन लेस ईएन विल बी मोर स्टेबल। तो बच्चों ये तो ज्यादा ईएन पर पॉजिटिव है, तो ये कम स्टेबल माना जाएगा, ये वाला ज्यादा स्टेबल माना जाएगा। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है कि फर्स्ट वुड बी मोर स्टेबल, ये वाला भी गलत हो गया। तो फाइनली 2 आंसर सही मिले, फर्स्ट एज वेल एज थर्ड, है ना। आपको लग रहा होगा कि बार बार फर्स्ट थर्ड आंसर जा रहा है, जाने दो यार, ऐसी चीजें बच्चों यहां भी नहीं सोचनी है, और नीट और जेईई एग्जामिनेशन तो बिल्कुल भी नहीं सोचनी है। आंसर कुछ भी जा सकता है, क्योंकि एग्जामिनेशन में तो ऑप्शन को शफल कर देते ना, तो वहां ये नहीं देखा जाता है कि आंसर क्या जा सकता है या क्या नहीं जाएगा। तो ऐसी बातों में प्लीज यहां और एग्जाम में दिमाग मत लगाइएगा। तो आपका जो आंसर है वो हो गया फर्स्ट एज वेल एज थर्ड, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 structure are given in option number 1 to 4. Examine that and select the aromatic structure. 4 स्ट्रक्चर बना करके दे रखा है, और आपको बोला जा रहा है कि इन चारों में से एरोमेटिक स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करिए। तो बच्चों देखिए, एरोमेटिक पहचानने के लिए 2 मेन कंडीशन है, उनका हमेशा आप ध्यान रखिए। पहली कंडीशन होती है कि जो स्पीसीज है उसके अंदर साइक्लिक रेजोनेंस होना जरूरी है, ठीक है ना। और दूसरी वाली जो कंडीशन है जिसको बोला जाता है हक्कल रूल शुड बी फॉलोड, लेकिन उसको बिल्कुल सिंपल वे में अगर मैं बोलूं तो उसको हम बोलते हैं कि यार हक्कल रूल को इजी वे में आप ऐसा चेक कर लो कि जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है दिए गए सिस्टम के अंदर, ये ऑड नंबर में होने चाहिए, यानी विषम संख्या में होना चाहिए। तो किसी भी स्पीसीज में अगर ये 2 कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं तो उसको हमेशा एरोमेटिक माना जाता है। आइए चेक करते हैं। पहले वाले में साइक्लिक रेजोनेंस है, यस, क्योंकि ये कॉन्जुगेशन पे आ रहे हैं, ठीक है ना। तो साइक्लिक रेजोनेंस है, यस। लेकिन जब आप पाई इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करोगे तो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें एक ही है ना, ये तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो अगर पाई इलेक्ट्रॉन पेयर 1 है जो कि ऑड नंबर हो गया, तो इसको एरोमेटिक माना जाएगा। जवाब है यस। इसकी अगर अपन बात करते हैं तो इसके अंदर साइक्लिक रेजोनेंस है। अब आप बोलोगे सर है, मैं बोलूंगा नहीं है, बिकॉज आप ध्यान से देखिए बच्चों, ये प्लेनर मॉलिक्यूल नहीं है। इवन डायग्राम में भी आपको एक हिंट दे रखी है, ये होता है टफ शेप मॉलिक्यूल। अगर मॉलिक्यूल टफ शेप होगा तो इसके जो प्रत्येक कार्बन के पी ऑर्बिटल हैं वो एक प्लेन में नहीं हो सकते, है ना। अगर वो एक ही प्लेन में होते तो आराम से आपस में रेजोनेंस कर जाते, लेकिन ये सारे के सारे पी ऑर्बिटल एक ही प्लेन में नहीं है, तो दैट्स वाई इसमें साइक्लिक रेजोनेंस नहीं होगा। और जब साइक्लिक रेजोनेंस नहीं होगा तो भैया हकल रूल की तो आवश्यकता ही नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन एरोमेटिक नहीं हो पाएगा। इसके अंदर बच्चों बेंजीन रिंग आपको नजर आ रही है, तो आप जानते ही हैं कि अगर बेंजीन रिंग है तो एरोमेटिक होगी। बस ये ध्यान रखिएगा क्या कि ऐसा नहीं कि आप पूरे को एक साथ काउंट कर ले, आप तो सिंपल सा रूल याद रखो कि कभी भी किसी भी स्ट्रक्चर में अगर आपको बेंजीन रिंग नजर आती है, चाहे वो 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे ज्यादा हो, तो अगर एक भी बेंजीन रिंग नजर आ गई तो सिस्टम को ओवरऑल अपन एरोमेटिक मान सकते हैं। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये भी एक्सेप्टेबल है। और ऑप्शन नंबर 4 की अगर मैं बात कर लूं तो बच्चों इसमें साइक्लिक रेजोनेंस तो है, लेकिन ये वाले इलेक्ट्रॉन भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, और रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने वाले इलेक्ट्रॉन को पाई इलेक्ट्रॉन पेयर में काउंट किया जाता है, कहने का हकल रूल में काउंट किया जाता है। तो इसके अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर हैं ये कितने हो जाएंगे बच्चों, 2, जो कि ऑड नंबर नहीं है, इवन नंबर है, तो इसको एरोमेटिक नहीं माना जाएगा, बल्कि इसको एंटी एरोमेटिक समटाइम बोला जाता है। तो एरोमेटिक वाले ऑप्शन कौन से हो गए, अगेन फर्स्ट एंड थर्ड, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। तो आपका आंसर इस क्वेश्चन में
ए दिया जाएगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 19, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर टाइप सेकंड वैरायटी। ध्यान से बच्चों क्वेश्चन को पढ़िएगा। द मॉलिक्यूल हैविंग डाइपोल मोमेंट, ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें द्विध्रुव आघूर्ण यानी डाइपोल मोमेंट होता है या होगा, यानी जीरो नहीं होना चाहिए। अब बच्चों स्ट्रक्चर बनाने की आवश्यकता हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, बट मैंने आपके लिए स्ट्रक्चर पहले से बना दिए हैं ताकि अननेसेसरली सॉल्यूशन या वीडियो लंबा न हो जाए। एक बार आप ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, यानी कि एक प्रकार का एल्केन। ये आपके सामने एल्कीन्स है। और ये आपको दे रखा है 2,2,3,3 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन, ये भी एक प्रकार का आपके सामने एल्केन है। तो एक बेसिक चीज तो आपके दिमाग में पहले से आगे होगी कि सर देखिए डाइपोल मोमेंट एल्केन्स का तो नहीं होता है, क्योंकि एल्केन्स को तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमेशा नॉन पोलर माना जाता है। क्यों नॉन पोलर माना जाता है? क्योंकि एल्केन्स के अंदर या तो होता है कार्बन कार्बन बॉन्ड जिसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है तो पोलरिटी हो नहीं सकती, और या फिर होता है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जिसके अंदर इंडक्टिव की थ्योरी के हिसाब से जो पोलरिटी है या इन डिफरेंस है उसको जीरो या नेग्लिजिबल माना जाता है। तो ये दो आंसर तो हो नहीं सकते। अब इसका ये मतलब नहीं है कि ये दोनों आंसर जाएंगे, जा भी सकते और नहीं भी जा सकते। आइए चेक करते हैं। ओके, तो मैंने आपके लिए बच्चों इन चारों के ही स्ट्रक्चर बना दिए हैं, आराम से देखिएगा। इसको ऑलरेडी अपन रिजेक्ट कर चुके हैं, है ना, इसको ऑलरेडी अपन रिजेक्ट कर चुके हैं डाइपोल मोमेंट के हिसाब से। अब अगर अपन चेक करें ट्रांस 2 पेंटीन, चेक कर लीजिए। ये हो गया 1 2 3 4 5, है ना, 2 पेंटीन और दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड है, तो ये क्या हो गया ट्रांस। अब ट्रांस के अंदर नॉर्मली डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, लेकिन बेटा वो जीरो कब होता है? जब सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर दिया जाए। यहां आप ध्यान से देखिएगा, यहां पर तो मिथाइल जुड़ा हुआ है जिसका प्लस आई लगेगा इस डायरेक्शन में, और यहां पर इथाइल जुड़ा हुआ है, दिस इज नॉट मिथाइल, है ना, ये इथाइल जुड़ा हुआ है जिसका प्लस आई जो होगा वो मिथाइल से भी ज्यादा होगा, तो ये लगेगा इस डायरेक्शन में। तो अगर दोनों ग्रुप एक जैसे होते, दोनों मिथाइल होते, दोनों इथाइल होते, तब तो डाइपोल मोमेंट कैंसिल आउट होकर के जीरो हो जाता। लेकिन ये दोनों अनइक्वल टाइप के ग्रुप है जिनका प्लस आई कम या ज्यादा है, तो ये आपस में कैंसिल नहीं हो पाएगा, जीरो नहीं हो पाएगा, यानी इसके अंदर डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा। और ऑप्शन नंबर थर्ड तो खैर काफी आसान है, क्योंकि इसके अंदर तो सिस स्ट्रक्चर आपको दे रखी है और सिस के अंदर तो जीरो नहीं होगा, है ना। बट फिर भी अपन असेसमेंट कर लेते हैं। यहां से लगेगा इस इथाइल का प्लस आई, और ऐसे बच्चों यहां से इस वाले इथाइल का प्लस आई लगेगा। दोनों आमने सामने से नहीं आ रहे हैं बल्कि ऐसे साइड से आ रहे हैं, तो दोनों वेक्टर आगे जाकर के जुड़ेंगे, और दोनों वेक्टर आगे जाकर के जुड़ेंगे तो एक अच्छा खासा मैथमेटिकली डाइपोल मोमेंट आपको यहां पर मिल जाएगा, यानी ये वाला ऑप्शन भी यहां पर सुटेबल है, करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपके लिए सेकंड एंड थर्ड। आइए ऑप्शन पढ़ लेते हैं, है ना, ये वाला करेक्ट हो गया, ये वाला करेक्ट हो गया, तो सेकंड एंड थर्ड आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में, तो दैट्स वाई इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, तो मुझे पूरा विश्वास है जो सॉल्यूशन मैंने आपको दिए हैं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इसी तरह से एनसीईआरटीज के सारे जो चैप्टर हैं वो मैं आपको यहां पर पढ़ाने वाला हूं। बस कनेक्टेड रहिए, और जो वीडियो होता है उसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बहुत ही जल्दी अगला वीडियो आपके सामने लाया जाएगा।